नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास NCERT भूगोल यानी ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे चैप्टर के जो आपके मिड टर्म में आएंगे। इसके बाद हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे एक नंबर की 1 लाइन क्वेश्चन की। उसके बाद कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको मिड टर्म एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा उपक्षेत्र आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ आंसर दिया है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका जनसंख्या। क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है इसलिए हम यहाँ पर जल्दी जल्दी करेंगे। निम्नलिखित में से किस विशेष क्षेत्र की सभी भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका क्षेत्रीय दृष्टिकोण यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ आपको सही जोड़े बनाने हैं। सही जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लास्ट ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ लगा सकते हैं इसको, मैं यहाँ लगा देता हूँ। पहले का आपका हो जाएगा यानी कि जनसंख्या भूगोल जनांकी से हो जाएगा, आर्थिक भूगोल कृषि से हो जाएगा, क्षेत्रीय जो भूगोल होगा वो आपका घास से हो जाएगा, और मृदा विज्ञान जो होगा आपका मिट्टी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर मौसम का भी, मिट्टी का, वायुमंडल सभी का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भौतिक भूगोल से संबंधित है तो भौतिक भूगोल से ऑप्शन नंबर सी यानी कि मृदा का अध्ययन किया जाता है। अपने जीवन को बनाए रखने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका? हम करते हैं संसाधन का उपयोग, ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण के लिए प्रमुख मुद्दा है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खा, प्रदूषण, भूमि क्षरण और पर्यावरण संरक्षण। पार्थिव गृह चट्टानी क्यों है? ये आपको क्लास में बताया गया था। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी और सी। सौर पवन के कारण जो हाइड्रोजन हीलियम गैसों को रोक नहीं पाए। और तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा गा और खा दोनों आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर छोटे ग्रह भी होते हैं। किस विशेष ने नेबुलर परिकल्पना दी थी? तो ये दी थी आपकी लाप्लास यानी कि ऑप्शन नंबर खा। वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका बिग बैंग थ्योरी का। यहाँ आपको फिर से यहाँ मैच करना है तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप इसको मैच कर लेंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तो ये जो है बृहस्पति आंतरिक ग्रह नहीं है, बाकी सारे आंतरिक ग्रह होते हैं। ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब है आकाशगंगाओं के बीच में वृद्धि होना। स्थलीय ग्रहों का निर्माण किन तत्वों से होता है? तो ये हुआ है चट्टान और धातुओं से, क्लास के अंदर बताया गया था। निम्न में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो ये जो करता है वो भूपटल और ऊपरी मेंटल जो है वो स्थल मंडल को वर्णित करता है। मैग्मा से तात्पर्य है ऊपरी मेंटल में सामग्री। पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचने वाली तेज गति वाली तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है पी तरंगें। हमारे पास PSL होती हैं, तो पी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। मेंटल के ऊपरी भाग को कहा जाता है दुर्बलता मंडल यानी कि एस्थनोस्फियर्स। मेंटल की अनुमानित गहराई कितनी है? तो ये है आपकी 2900 किलोमीटर की गहराई है मेंटल की। उसके बाद क्रोड स्टार्ट हो जाता है। क्रोड किस धातु से बना होता है? तो क्रोड में जो है निकेल और लोहा पाया जाता है, यानी कि इसको हम निफे के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? तो ये जो आपका होता है वो आपका होता है आंतरिक कोड के अंदर पाया जाता है। कौन सी तरंगें तरल पदार्थों से नहीं गुजर सकती हैं, ये बताई गई थी
यानी कि द्वितीय तरंगें एस तरंगें जो होती हैं ये केवल ठोस में गुजर सकती हैं और किसी में नहीं। भूपट्टी और मेंटल के ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है? इसको हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। निम्न में कौन सा शब्द ध्रुवीय पलायन बल से संबंधित है? तो ये है पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन नंबर सी। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के सिद्धांतकार कौन थे? तो ये थे आपके मैकेंजी, प्राकर और मॉर्गन। ट्लाइट का निर्माण हुआ है हिमनदों के निक्षेपों से, ऑप्शन नंबर सी। प्रशांत महासागर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। कभी कभी मैप में भी पूछा जाता है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है, तो ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। किस विधि द्वारा महासागरों में विभिन्न महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण को सहसंबंध बनाने में सुविधा हुई है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का रेडियोमेट्रिक डेटिंग के तरीके। समुद्र तल को कितने खंडों में विभाजित किया जा सकता है? गहराई के साथ साथ ढाल के रूप पर आधारित है। तो ये जो है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? तो ये है महाद्वीपीय अभिसरण। अल्फ्रेड वैगनर ने पानी से घिरे एक बड़े महाद्वीप को क्या नाम दिया? इसको नाम दिया पेंजिया, और जो पानी होता है उसको बोलते हैं पैंथालासा। निम्न में से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है? तो इनमें अंटार्कटिका जो है वो छोटी प्लेट नहीं है, बाकी सारी प्लेटें छोटी हैं। वैगनर द्वारा बड़े महासागर को, ये अभी हमने कर लिया था। वैगनर के अनुसार पेंजिया को भूमि रूपों में विभाजित किया गया था। तो ये था आपका लॉरेशिया और गोंडवाना। पृथ्वी की भूपट्टी पर पाई जाने वाली सबसे प्राप्त चट्टानें कौन सी हैं? तो ये होती हैं आपकी आग्नेय चट्टानें। चूना पत्थर के कायांतरित द्वारा किस प्रकार चट्टानों का निर्माण होता है? तो ये होता है आपका संगमरमर। मिट्टी निर्माण की मूल सामग्री ली गई है, ये ली गई है अवसादी चट्टानों से। पेट्रोलॉजी अध्ययन नहीं करता है चट्टान के प्रकारों का, बाकी सबके होता है। निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? तो आप जानते हैं कि हीरा जो होता है वो सबसे कठोर पाया जाता है। निम्न में से कौन सा खनिज गैर धातु है? तो कोयला जो होता है वो कोई धातु नहीं होती है। निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो ये जो है संगमरमर, ये अवसाद चट्टानों का उदाहरण होता है। पृथ्वी की भूपट्टी का 98% भाग 8 तत्वों से बना होता है। निम्न में से कौन इन 8 तत्वों में से नहीं है? तो अब जानते हैं कि इसमें मीका और ग्रेनाइट नहीं होता, बाकी सारे पाए जाते हैं। आंतरिक बलों द्वारा किस तरह से बदलाव लाए जाते हैं? यह एक नई भूकृतियों को जन्म देता है, ऑप्शन नंबर का। जलयोजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो ये लवण को प्रभावित करती है। निम्न में से कौन सी एक अनुकृतिक प्रक्रिया है? ये होती है मृदा अपरदन। निम्न में से अपक्षय का एक रूप है? तो सतही भी हो सकता है, जैविक भी हो सकता है और रासायनिक भी, तो सभी इसके अंदर हो जाएगा। चट्टानों में पानी गुजरने की क्षमता को सांद्रता के नाम से जाना जाता है। वह कौन सा बल जो लगातार पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्सों को ऊपर उठाता है, उसे अंतर्जात बल के नाम से जानते हैं। ठंड और गलन के चक्र के दौरान छिद्रों के भीतर बर्फ के बढ़ने और चट्टानों की दरार के कारण किस प्रकार का अपक्षय होता है? तो ये होता है आपका फ्रॉस्ट अपक्षय। निम्न में से कौन अंतर्जात बलों का एक उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी। अपक्षय के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? तो ये हो जाएगी आपकी मिट्टी का निर्माण। ऑक्सीकरण होता है
जहाँ वायुमंडल और ऑक्सीजन युक्त जल तक पहुँच जाता है। कटाव के भू आकृति संबंधी कारण क्या है? तो भूमिगत जल, बहता पानी, वायु, तो यह सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सतही अपक्षय से संबंधित नहीं है? तो यह है आपका कार्बोनेशन। निम्न में से कौन सी मिट्टी को वाष्पित करने में मदद करता है? तो ये करता है आपके मेसोजीव। कुछ यहाँ फिगर दी गई, आप इसको रोक करके इसको देख सकते हैं। अंशद प्रक्रिया कुल योग होता है तो वर्ण संचलन, अपक्षय और कटाव परिवहन। वर्खान पवन, यहाँ पवन आ जाएगा, कार्य द्वारा निक्षेपणात्मक स्थला करती है। निम्न में से कौन हिमनद प्रवाह दिशा को बताते हैं? तो ये बताते हैं ड्रमलिन। निम्न में से डोलाइन की व्याख्या कौन करता है? तो ये ध्वस्त घोल रंध्र करते हैं। और यहाँ आपका आ जाएगा अपवहन में पवन धरातल चट्टानों के छोटे कण धूल उठाती है। स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या ऊंचे खड़े होते हैं? तो ये होते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, वृद्धावस्था। निम्न में से कौन घाटी का प्रकार नहीं है? तो छिपरकाएँ जो होती हैं वो घाटे के प्रकार नहीं, नदियों के अंदर पाई जाती, बाकी सभी घाटियों के प्रकार हैं। निम्न में से कौन पवन कार्य से संबंधित नहीं है? तो लैपीज जो है वो पवन कार्य संबंधित नहीं है। अलग अलग प्रतिरोधी चट्टानों जो भृगु के भाग थे समुद्री स्टैक कहलाते हैं। निम्न में कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है? तो ये कर देती है आयन मंडल। वायुमंडल की परत जिससे धूल कण जल वाष्प मौजूद होते हैं उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, और इसी क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल निम्न में से किन्हें अलग करती है? तो ये समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करती है। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार के लिए आवश्यक होती है? तो ये आपकी होती है आयन मंडल, इसी पे सारी कम्युनिकेशन क्रियाएं होती हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों को पृथ्वी सतह से ऊपर, तो सबसे पहले आपका आएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। यहाँ आपको ये मैच करना तो आप यहाँ देख लेना। निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से निकलने वाली परावैंगिक किरणों को अवशोषित करती है? तो ये ओजोन गैस करती है। निम्न में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है या पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है यहाँ निम्न में से कौन सी परत जैविक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये होती है आपकी क्षोभ मंडल। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव कौन से प्रदेशों में पाया जाता है? तो ये उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेश में पाया जाता है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत पर अधिक होती है, क्यों? क्योंकि तेज वायु प्रभाव के कारण ताप ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। निम्न में से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बताया था उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांट देती है? तो वो कर्क रेखा जो है भारत को दो बराबर भागों में बांट देती है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? अच्छे से जानते हैं, 32.80 यानी कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। निम्न में से भारत की सीमाएं किस देश को स्पर्श नहीं करती हैं? तो किर्गिस्तान को स्पर्श नहीं करती हैं। भारत के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य अब जानते हैं राजस्थान है। भारत में कुल 28 राज्य हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारतीय संघ का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, उत्तर में इंदिरा कॉल। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? तो वो है आपका फ्रांस, बाकी सब भारत से ये बड़े हैं। निम्न में कौन सा भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये कौन से हैं? तो यहाँ पर ये लद्दाख और दादरा नगर हवेली
यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन दादरा भी जोड़ दिया गया है, तो हम केवल यहाँ किसको मानेंगे, लद्दाख को। निम्न में तेलंगाना राज्य किस राज्य से काटकर बनाया गया है, तो सभी जानते हैं कि ये आंध्र प्रदेश राज्य से काटकर बनाया गया है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। मानक समय यानी ग्रीनविच 5.5 घंटे आगे है। भारत हिंद महासागर के ऊपरी हिस्से में स्थित है। भारत के पश्चिमी भाग में स्थित कच्छ का रण एक दलदलीय है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। निम्न में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो वो उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। निम्न में से हिमालय के किस भाग में करेवा मिलते हैं, तो मिलते हैं ये कश्मीर हिमालय में। निम्न में से भारत का प्राचीनतम स्थल खंड कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। निम्न में से नवीनतम जलोढ़ निक्षेप को कहते हैं खादर, पुराने को बांगर। हिमालय पर्वत के स्थान पर प्राचीन सागर था, टैथीज नाम का पहले एक सागर था। निम्न में से कौन नवीन पर्वत श्रृंखला है, तो ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला। लूनी नदी कहाँ बहती है, ये बहती है आपकी राजस्थान में बहती है। नीलगिरी तथा अन्नमलाई पहाड़ियों के बीच दर्रा स्थित है, तो वो है पाव घाट, नहीं पाल घाट है ये, इसको हम कहते हैं पाल घाट। निम्न में से कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग एक ठंडा मरुस्थल है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी पूर्वी भाग। निम्न में से कौन सी झील एक लवड़ी झील का उदाहरण है, तो ये आपकी हो जाएगी सोमुरिरी झील। निम्न में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो भारत में स्थित नहीं है, नेपाल में स्थित है। महाराष्ट्र के में पश्चिमी घाट को किस नाम से, सह्याद्री नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। भारत के कुछ प्रमुख दूनों के नाम जैसे चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, हरीक दून, देहरादून, कोटड़ी दून, इसमें देहरादून सबसे बड़ा दून है। हिमालय पर्वत का यह उपखंड निम्न में से किसमें धनी है, तो ये जैव विविधताओं में धनी है। मिसमी निसी जनजातियाँ झूम की खेती करती हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा हिमालय के उपखंड संबंधित है, तो ये डिफू दर्रा है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है, तो चंबल जो नदी है उसका नहीं हुआ है। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति निक्षेपण से नहीं बनी है, इसको बोलते हैं जलप्रपात। निम्न में से कौन सा इंडो ब्रह्मा नदी का भाग नहीं है, परख कीजिए, तो दक्षिण में गोदावरी और उसकी सहायक नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं में शामिल नहीं है, ये 12 नदियाँ होती हैं, तो ये हो जाएगा गा आंसर। निम्न में से कौन सी केरल की नदी नहीं है, तो मांडवी नहीं है, ये गोवा में पाई जाती है। नीचे दिए गए खाली स्थान भरने हैं। प्रायद्वीप पठार की सबसे बड़ी नदियों का उद्गम स्थान कौन सा है, तो ये आपका है पश्चिमी घाट। पहले में आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पहले में आप लिख देंगे यहाँ पर पश्चिमी घाट। उत्तर भारत की अनेक बड़ी नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है, तो यहाँ पर ये कहाँ निकलती हैं, ये हिमालय से निकलती हैं। एक विशाल नदी जिसे शिवालिक इंडो ब्रह्मा कहा गया है, इसको क्या कहेंगे, मायोसीन कल्प में असम पंजाब तक ही बहती थी। तीसरे का आंसर। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। साबरमती और माही गुजरात की प्रसिद्ध नदियां हैं। यहाँ पर आपको आएगा माही नदी। यहाँ आपको फिर से यहाँ पर ये मैच करना, तो आप इसमें से मैच कर लेंगे। भारतीय उपमहातंत्र और अपतंत्र को व्यक्त किया गया है, तो हिमालय उपमहातंत्र और प्रायद्वीपीय उपमहातंत्र दो में इसको विभाजित किया गया है। भरतपुजा नदी को पौनानी नदी के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से लूणी नदी तंत्र किस प्रकार के नदी तंत्र का उदाहरण है, तो ये अल्पकालिक नदी तंत्र का उदाहरण है। यहाँ आपको मैच करना है। गंगा नदी जो गंगोत्री से निकलती है आप जानते ही हैं, यहाँ लगा देंगे, इस पर तीसरे में लगा देंगे यहाँ पे। ब्रह्मपुत्र नदी आप जानते हैं चेमायोंग से निकलती है, ठीक है।
गोदावरी नासिक से निकलती है, आप यहाँ लगा देंगे। घाघरा मापचांचुंगो से निकलती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऊपर पहला वाला का लगा लेंगे आप यहाँ। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूरी मध्य अवधि परीक्षा यानी कि मिड टर्म के लिए आपको हेल्प करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद हम एक मैप करेंगे और उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चंस।